हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज क्या है, गणेश चतुर्थी। ठीक है। और एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि ज्ञान का जो भंडार है वो इन्हीं से ही कि अपन कह सकते हैं शुरुआत होता है। ठीक है। इसलिए ही अब आज जो इनकी जो एक तरीके से अपन कह सकते हैं फोटो, वो अपने थंबनेल से पहले अपन ने इसलिए लगाई है। ठीक है, क्योंकि अपन इनको एक प्रथमा के रूप में भी पूछते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हर कार्य प्रारंभ करने के या स्टार्ट जब करते हैं तो सबसे पहले अपन गणेश जी को याद करते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए। हम्म, तो अपना क्या है, लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स को अपन समझेंगे आसान भाषा में या तरीके से। ठीक है। अपनी 33 क्लास से, इससे पहले 32 क्लास हो गई थी। अपना फोर्थ जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, वैसे तो हमने स्टार्ट कर दिया था। शायद हमने न्यूटन्स जो नियम है वो पढ़ रहे थे। उसके बाद में अपन इम्पल्स जो है, आवेग, उसकी बात अपन करेंगे। ठीक है। तो वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो इम्पल्स है, जो आवेग है, ठीक है, मतलब बल क्या है, बहुत ज्यादा है, एक्टिंग फॉर बहुत ही कम समय के लिए काम कर रहा है। इसको कैसे समझें, जैसे हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो जब बॉल आती है तो अपन बल्ले से उसको किसी डायरेक्शन में या अपन क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स अपना कितना सारा था, पर वो बॉल और जो बैट था उसके जो संपर्क हुआ, जो कनेक्ट हुआ, वो बहुत ही कम समय के लिए हुआ। बहुत ही कम समय के लिए क्या हुआ, एक कह सकते हैं अपन कनेक्ट, जो टाइम अपन जो कह रहे हैं, इसलिए इस लाइन को अपन कहते हैं क्या, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक बात तो ये, ठीक है। तो एक तो अपन इस चीज को अज्ञात भी बोल सकते हैं। ठीक है, आघात, आघात कोई अपन क्या बोल सकते हैं, आवेग, और आवेग कोई अपन बोल हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पल्स। ठीक है। चलिए, एक बात तो ये हो गई। इसका सर फॉर्मूला, सर इसकी यूनिट, सर इसकी डायमेंशन, सबकी बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अपन क्या जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। अगर अपन रियल मायने में अगर बातें कहें तो जो न्यूटन का जो लॉ है वो सेकंड लॉ ही एक तरीके से काम करता है। फर्स्ट और जो थर्ड है वो इसी के इर्द गिर्द काम करते हैं। अगर आपको सेकंड अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आपको फिर आने वाली जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन भी आपसे बनने लग जाएंगे, और जितनी भी थ्योरी है वो आप धीरे धीरे आपकी क्या हो जाएगी, उसके प्रति अप्रोच बिल्डअप हो जाएगी, समझ में आने लग जाएगी। ठीक है। तो जैसे न्यूटन सेकंड लॉ अपन क्या जानते हैं, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है। कई अपन ये भी पढ़ते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, कई इसको सेकंड लॉ बोलते हैं, पर ये क्या होता है, अधूरी बात होती है। ठीक है। तो सर पूरी बात आप बता दो। ठीक है, तो इस पूरी बात को समझते हैं। तो d अपॉन डी टी, पी की जगह अपन क्या लिखेंगे, एम वी। अब यहाँ पे दो केस हैं, एम और वी। ठीक है। अगर अपन ये केस लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इसमें अपन को बताना होगा, क्या बताना होगा सर, कि एम इज क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। एम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है। चलिए, तो अगर अपन फर्स्ट और सेकंड इसको समझें तो जैसे एम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी प्लस, और v यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो आपका जो मास है वो वेरिएबल होगा। तो ये वाला टर्म पहली बार देखा कि m का आप डिफ्रेंशिएशन करो। ठीक है। तो इसको अगर अपन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, f इज इक्वल टू एम इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस v इंटू डी एम अपॉन डी टी। ये है आपका रियल, रियल न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है।
ये अधूरा हो गया। अगर आपको सही में बताना है कि हाँ कि न्यूटन सेकंड लॉ ये होता है F इज इक्वल टू एम इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस वी इंटू डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, चलिए तो फिर ये जो अपन लिखते हैं सर, फिर ये कैसे आता है, ये अपन केस यूज करते हैं। कौन कौन से, जैसे अपने पास लास्ट क्या आया था, एम इंटू डी वी अपॉन डी टी, एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, और v इंटू डी एम अपॉन डी टी, डी एम अपॉन डी टी। अगर अपन यहाँ पे दो केस लगाएं, क्या लगाएं, दो केस लगाएं, कौन कौन से, अगर m क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जैसे सर m इज इक्वल टू 50 kg होता है, इसका मतलब ये होता है। बढ़े आगे, तो अगर m कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, अगर m कांस्टेंट है तो f इज इक्वल टू m इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस, और डी एम अपॉन डी टी, तो m कांस्टेंट है तो इसका अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आ जाता है, जीरो। तो ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाती है, जीरो। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, चलिए दूसरा केस सर, अगर अगर v इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, तो f इज इक्वल टू m इंटू डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कांस्टेंट का अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, और v इंटू डी एम अपॉन डी टी, तो f इज इक्वल टू v इंटू डी एम अपॉन डी टी। 95 केसेस में अपन ये यूज करेंगे, है ना, ज़्यादातर में यही होता है। ये अपन जब करेंगे, जब रॉकेट वाला जो चैप्टर आएगा चैप्टर में, उसमें अपन ये पढ़ेंगे। समझ आई बात, ठीक है सर, ये भी वाला भी समझाओ कैसे हुआ। सर ये केस हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कई उन्हें पढ़ रखा है तो उनका देखा हुआ है, साधारण सी बात है। ठीक है, इसको समझते हैं, थोड़ा सा फील करते हैं इसको। जैसे ये आपका क्या है, रॉकेट है, ठीक है, एग्जॉस्ट गैस जो क्या होती है यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसका जो मास है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अरे यहाँ पे जैसे धरती पे जब क्या था, ये लॉन्च करने, अपने को इसको क्या करना है, ऊपर भेजना है, तो उस टाइम पे उसका मास कुछ तो और था, फिर जैसे जैसे ईंधन कम होता जाएगा उसका मास क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इस केस में अगर अपन निकालें तो F इज इक्वल टू एम, इस केस में अपन क्या लिखेंगे, V इंटू डी एम अपॉन डी टी, डी एम अपॉन डी टी, डी एम अपॉन डी टी। कहानी समझ आ गई। चलिए, तो आपका जो F इज इक्वल टू एम है वो अधूरा होता है। अगर आपको सच में कोई पूछे न्यूटन इक्वेशन तो क्या होता है, सेकंड न्यूटन इक्वेशन, या कह सकते हैं सेकंड लॉ। तो F इज इक्वल टू एम इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस v इंटू डी एम अपॉन डी टी। ये आपका करेक्ट होगा एकदम से, अधूरा नहीं कह सकते इसको। ये बात हो गई। हम किसकी बात कर रहे थे, इम्पल्स की बात कर रहे थे, आवेग की बात कर रहे थे। F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी। अगर अपन डी पी इज इक्वल टू क्या कर लिख दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके F इंटू डी टी लिख सकते हैं। तो पहले इसको देखो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं इसको, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इसको अपन बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू F इंटू डी टी। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू F इंटू डी टी। ठीक है, अगर अपन इसको लिखें पी एफ माइनस पी आई, अगर यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल है, तो ये अपन ये भी
यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। देखो फोर्स है और क्या है अपने पास, टाइम है, ठीक है। कई जगह आपको इस प्रकार से मिला होगा। अगर अपन इंस्टेंटेनियस की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू सॉरी फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। या इसको अपन कई जगह से भी लिखते हैं एफ इंटू डेल टी। तो डेल पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी, ठीक है। चलिए, तो यहां से अपन ने क्या सीखा, इस चीज को कैसे समझे कि जो फोर्स है, जो अपना इम्पल्स है, जो आवेग है, ठीक है, वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। अगर अपन क्या निकालें, इसकी यूनिट बात करें, यूनिट की कैलकुलेट करें, तो ये तो क्या होता है केजी, ये तो क्या होता है केजी इंटू में सॉरी न्यूटन, ये तो हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड। अगर अपन न्यूटन को क्या लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, स्टार से देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अपन इसके अकॉर्डिंग लिखें तो कितना हो जाएगा, केजी मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो इसको क्या लिखा जाएगा, केजी इंटू मीटर सेकेंड। एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो गया। ये तो क्या हो गया, आपकी यूनिट हो गई। इससे आप क्या अपन कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशन। क्या क्या अपन कर सकते हैं, कैलकुलेट डायमेंशन, ठीक है। तो जैसे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम एफ इंटू, अगर अपन नॉर्मल लिखें इसको, चलिए, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स, ठीक है। अपना क्या होता है, ये आवेग होता है। एक बात तो ये हो गई। अगर अपन इसकी डायमेंशन की बात करें तो आई से अपन डिनोट करते हैं इसको, इम्पल्स को, और एफ इंटू टी ऐसे लेते हैं एक बार कॉमन रूप। तो अपनी जो फोर्स की होती है वो कितने हो जाती है, m1, और ये क्या जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m1 l1 और t माइनस 2। ये तो फोर्स की हो गई, और t की कितनी हो रही है, t1। ऐसे ही m1 l1 t माइनस 1, ये किसकी बात हो गई, इम्पल्स की। हो गया आपका आवेग। इसको समझने के लिए अपन क्रिकेट का एक एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अगली जो छाया चित्र है, अपनी जो पिक्चर है, उससे आपको मैं थोड़ा सा फील कराना चाह रहा हूँ, है ना, अगर आप फील कर पा रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि देखो इम्पल्स क्या होता है, एक अपन इससे देखो टाइम जो निकालना है वो तो थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, पर अपन वहां से क्या निकाल सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं एक तो, ठीक है। अपन और क्या निकाल सकते हैं, आवेग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी तुलना में, ठीक है। जैसे अभी इसने थोड़ा वो समझा रखा है, ये है ना, जैसे बल है ये, है ना, ठीक है। इसको जैसे याद रखने के लिए जोर प्लस उस पर क्या लग रहा है, उस टाइम पे जो पल पे जो लग रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे एफ इंटू डी टी, ठीक है, फॉर ए शॉर्ट टाइम। एक एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, जब अपन उसको कैलकुलेट करेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होंगी आपसे, ठीक है। चलिए, एक अपना ये क्लियर हो गया। और अपन जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अपन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी इम्पल्स का एक क्वेश्चन होगा, उससे और चीज़ें क्लियर होंगी, मैंने इसलिए भी छोड़ रखा है उसको, क्योंकि अभी अभी अपन पढ़ेंगे इसको, है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, इसका जैसे मास क्या हो गया m1, वेलोसिटी हो गई इसकी u1, ठीक है। एक और ले लेते हैं अपन,
मास हो गया ये, किधर लें, साइड ले लें इसको। तो मास इसका हो गया m1 और वेलोसिटी उसकी होगी u2। इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए, ये क्या हो गया m2 और ये क्या हो गया u2, है ना। थोड़ा चेंज कर लेते हैं और इस साइड में क्या आ जाएगा m1। ठीक है, ये तो क्या है बिफोर कोलिजन, तो अपन कह सकते हैं इसको बिफोर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन में कुछ इस प्रकार से होगा ये गोले। ठीक है, m1 और m2, जैसे ये एक इस साइड में जाएगा, एक इस साइड में, मतलब जो फोर्स है वो एक दूसरे से क्या लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि जो फोर्स होता है वो अकेला नहीं होता, उसके जोड़े होते हैं, हमेशा ध्यान रखोगे आप। जैसे अब अपन चल रहे हैं तो अपन फर्श को क्या मार रहे हैं, एक तरीके से फर्श को क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। ऐसे ही फर्श अपने को क्या कर रहा है, धकेल रहा है। ठीक है, जैसे नाव से पानी की तरफ जैसे स्विमिंग करने के लिए कूदते हैं, तो अपन नाव को क्या करते हैं, पुश करते हैं। ऐसे ही नाव अपने पे क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, फील कर पा रहे हो ऐसी चीजें। ठीक है, ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन। और ये आपका हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। ये क्या हो जाएगा आपका आफ्टर कोलिजन। तो ये m1 हो गया, वेलोसिटी चेंज होगी v1। ये m2 हो गया, वेलोसिटी चेंज होगी v2। ये क्या हो गया आपका आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके लिए, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये आपने बहुत बार चीजें कैलकुलेट भी की। ठीक है, अगर अपन किसकी बात करें, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। ठीक है, इसके लिए भी कुछ आपके लिए हैं छाया चित्र, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार, जिसे अपन एक्शन और रिएक्शन, मतलब एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल होगा या क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा। दिख रहा है आपको ये, दिख रहा है। ठीक है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्रिया होती है। इसको जैसे अपन समझे, थोड़ा सा समझते हैं इसको। अगर ये आपको समझ में आ गया, देखो ये दो, एक तरीके से क्या कह सकते हैं अपन, दो मैन खड़े हैं या दो लड़के खड़े हैं, दो बॉय हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है वो दूसरे पे क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है उसको। ये दोनों कहाँ हैं, स्लाइडिंग, मतलब पहिए पे हैं, वो आगे जाएंगे अगर फोर्स लगाएंगे तो। अगर इसमें फोर्स ज़्यादा है या नॉर्मल फोर्स भी, नॉर्मल क्या है इसमें वेट है इसकी कंपेयर में, तो ये भी पीछे की ओर जाएगा। जैसे ये तो अब क्या है, इस टाइम पे बॉय है, अगर अपन को जैसे पीछे जाना होता है, जैसे चेयर पे अपन बैठते रहते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, टायर वाली चक्के वाली, वो पंचायत में है ना, पंचायत सीरीज देखी आपने, उसमें एक चक्के वाली कुर्सी का एक काव्य आता है, काव्य बोले क्या बोले, है ना, एक सीन आता है, उसमें चक्के वाली कुर्सी का एक सीन होता है। तो जैसे अपन उसको फोर्स लगाएंगे तो पीछे की ओर काम करने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये आदमी है और ये इसको क्या मारा है, धक्का, तो पीछे की ओर आएगा और कुछ ये भी आएगा। तो ये तो इसकी क्या हो गई, क्रिया, और आगे क्या हो रही है, एक तरीके से प्रतिक्रिया। इसने थोड़ी सी क्रिया की अपनी ओर से, तो जिसपे जो काम होगा वो क्या होगी, इसकी प्रतिक्रिया ही तो होगी, अरे है कि नहीं है। चलिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा फील होया होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझ लेंगे। चलिए, तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्रिया होती है, ऑलवेज। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखोगे।
कि जो फोर्स है वो अकेला नहीं होता, जोड़े में होते हैं वो। ठीक है, चलिए यहाँ से देखो एक एक अपन ऐसे कह सकते हैं कि सुगंध आने लग गई किस बात की, जो कांटेक्ट जो फोर्स है वो आने लग गए। अब जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, क्या टच करने से फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, 12th में अपन पढ़ते हैं बिना टच काम होता है, जैसे कूलम्ब्स लॉ है, उसमें आवेश जो चार्ज है। अभी नहीं जा रहे अपन, वापिस से यहीं आते हैं। चलिए, कुछ फील हुआ आपको? कुछ और हैं तो मैं आपको और दिखा देता हूँ, फिर अपन एनसीईआरटी पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना जो फर्स्ट जो गोल है वो एनसीईआरटी ही है। ठीक है, चलो ये संवेग का है। ठीक है, कई बच्चों के जैसे मोमेंटम में प्रॉब्लम, सर मोमेंटम होता क्या है, जैसे समझना चाहते हैं वो मोमेंटम को। जैसे अभी अपन ने जैसे चेंज इन अपन क्या किया है, कंजर्वेशन इन लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन इन मोमेंटम, ये चीज़ अपन ने की है। पर ये जैसे मोमेंटम कई बच्चों को जैसे कंफ्यूज रहता है कि सर होता क्या है रियल, है ना। जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं इसको संवेग, क्या बोलते हैं, संवेग। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एम, ये फॉर्मूला अपन बहुत बार लिखते हैं। ठीक है, पर जैसे स्टूडेंट को पूछते हैं तो बस वो यही फॉर्मूला बोल के खत्म हो जाता है कि सर नहीं इतना ही आता है, हम तो यही पढ़ते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। सर इसके आगे नहीं पता। इसको चीज़ों को अपन समझेंगे, मतलब अगर अपने को मैक्सिमम मैक्सिमम क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए, पी चाहिए, तो इसमें से ऐसे नहीं कि ये मास ही हो रहा है और ये चाहे जीरो कर दो। अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है, जैसे मास आप 50 kg ले रहे हो और वेलोसिटी जैसे जीरो ही कर दी आपने, तब तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपने को मास के साथ साथ वेलोसिटी भी अच्छी रखनी है, तब भी जाके अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमम मोमेंटम। कहानी समझ में आ रही है। जैसे कोई गेंद है, ठीक है, उसका मास कम है और वेलोसिटी अच्छी खासी है। ठीक है, एक टर्क है, टर्क जानते हो आप, ठीक है, आपने विजुलाइज कर, इसकी स्पीड कम है पर इसका मास क्या है, ज्यादा है, तो नॉर्मली यही ज्यादा होगा। कहानी समझ में आ रही है, अरे है कि नहीं है। तो मैक्सिमम मोमेंटम के लिए ऐसे नहीं कि अपन मास तो जीरो रखें और वेलोसिटी बढ़ाते जाएं, मास भी अपने को रखना है और वेलोसिटी भी रखनी है। आई थोड़ी सी वेट सर, ये बात ठीक है इसके अंदर। ठीक है, ये बातें समझ में आई आपको। जैसे लास्ट में ये डायग्राम है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे गेंद है, ठीक है, गेंद और क्रिकेट बॉल और ट्रक है, तो द्रव्यमान प्लस गति इज इक्वल टू संवेग की शक्ति, तो संवेग की शक्ति अपने को इसी से ही मिलेगी, और है कि नहीं है। ठीक है, अब अपन करते हैं न्यूमेरिकल। वही तो है फिजिक्स में, क्या है, कंसेप्ट, कंटेंट और बाद में बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो अपन अपने एग्जाम्पल पे चल रहे थे शायद, है ना, एग्जाम्पल हो गए थे अपने, और आगे की कहानी करते हैं अब प्रारंभ। ठीक है, फिर अपन जो कांटेक्ट जो फोर्स है वो आने लग जाएंगे, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, अपनी स्प्रिंग हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। हम्म, चलिए चलिए, ये थर्ड लॉ। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अपन कुछ बातें। देख रहा है, ये लास्ट न्यूमेरिकल अपना हो गया था, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जी। ये शायद आपका न्यूमेरिकल हो गया था। ठीक है, ये आपका आ गया है इम्पल्स। ठीक है, इसमें भी ये बोल वाला है, इसने एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आपको मैं थोड़ा सा रीड करके बताऊं तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। दिख रहा है आपको, देखो, it is sometimes encounter example where a large force acts for a very short duration producing a finite change in momentum of the body. For example, when a ball, अपन एक बॉल लेते हैं, hits a wall,
वॉल पे, जो दीवार पे क्या करते हैं, टकराते हैं। एंड बाउंस बैक द फोर्स ऑन द बॉल बाय द वॉल एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। जो बॉल दीवार से टकरा के आई, जैसे मैंने बल्ले से बताया था क्रिकेट, वो इसलिए बताया था कि आप क्रिकेट ज़्यादा खेलते हो, तो क्रिकेट में जब अपन बॉल फेंकते तो बल्ले से वो टकरा के आती है और सर 6 हो जाता है फिर, ठीक है। नहीं सर हम तो कैच आउट हो जाते हैं। चलिए, तो बाउंस बैक द फोर्स ऑन द बॉल बाय द वॉल एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम व्हेन द टू आर इन कॉन्टैक्ट। स्पर्श करेगा दीवार से, yet the force is large enough to reverse the momentum of the ball. Often in these situations the force and the time duration are difficult. मैंने कहा था ना मुश्किल होता है, ठीक है। कारण क्या होता है, separately how are the produce of force and time which is the change in momentum of the body remains a measurable quantity. This produce is called impulse. Impulsion क्या होता है, force time duration इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। हो गया बात। ये कहानी थी जो मेरे को आपको पढ़ा, यानी कि पढ़ के बतानी थी, नहीं तो आप कह दो कि सर ऐसा कुछ था ही नहीं, इतनी तो देर लगाते हो आप। दे लास्ट फोर्स एक्टिंग फॉर कह सकते हैं अपन ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। In the history of science, impulsive force were put in the conceptually different category from ordinary force, the Newtonic mechanics. अपन जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो ये जो आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो उसका एक नया नाम इसमें आने लग गया धीरे धीरे। क्या नाम है उसका, न्यूटनिक मैकेनिक्स, ठीक है। मतलब जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे ये मैकेनिक्स आपके चलेगी। हैज़ नो सच डिस्टिनेशन, impulsive force is like any other force except that it is large and acts for a short time। देखो बार बार इसने short time बोल रखा है क्योंकि ये कैलकुलेट करना क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि बल्ले से अपन बॉल तो टकराते हैं तो चली जाती है, पर जो वो टाइम है वो अपने को कैलकुलेट करना आता है जो कि मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल है वो पे आपको करवा देते हैं। एग्जाम्पल 4.4, ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg, डिटरमाइन द इम्पल्सन इम्पार्टेड टू द बॉल, अज्यूम लीनियर मोशन ऑफ द बॉल। आपको अज्यूम करना है, ये एनसीईआरटी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, ठीक है। सभी हो गए, तो आपको क्या करना है, अज्यूम करना है। क्या करना है, अज्यूम करना है। इसको कर लोगे अज्यूम, ठीक है। इसका काम खत्म। अब सोल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो पहले जो गिवन क्वांटिटी है उनको क्या लिख लेते हैं अपन एक पेज पे, ऐसे तो करते हैं। तो गिवन क्वांटिटी या गिवन वैल्यूज, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको, क्या नहीं दे रखी है, u इज इक्वल टू मान लेते हैं 12 मीटर पर सेकेंड। और क्या दे रखा है आपको, दे रखा है मास ऑफ द बॉल, बॉल का मास दे रखा है, तो m इज इक्वल टू 0.15 kg एंड डिटरमाइन द इम्पल्सन। तो अपने को क्या निकालना है, क्या निकालना है, तो आवेग निकालना है। तो क्या होता है आवेग, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। चलो ये नहीं होता, इससे तो होगा नहीं। तो हम क्या जानते हैं, एम वी, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो यहाँ से जब अपन कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, मास की वैल्यू रख देंगे अपन, मास की वैल्यू कितनी है 0.15, 0 पॉइंट कितनी है 15, 0.15, ठीक है।
देखो अब यहाँ पे क्या है, जिस स्पीड से वो आई है उसी स्पीड से क्या जा सकती है वो, तो अप्रोक्स अपन फाइनल भी मान सकते हैं, तो 12 और 12 हो जाएंगी। अरे कहने की बात समझ में आई क्या? तो जैसे 12 है और 12 है कितनी होगी 34। कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने पास है क्या है कैलकुलेटर, है कि नहीं है? तो 12 है, ये कितना है 0.15, कितना आ रहा है, चलो यही आ गया। तो आगे करते हैं, तो ये 12 है माइनस माइनस प्लस, ये इनिशियल माइनस फाइनल होता है ना। अरे ऐसे समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया। जैसे ये बॉल है इस डायरेक्शन में तो जाते हैं, तब तो क्या जाता है पॉजिटिव, मैंने शायद ये डेरिवेशन करवाई है, छोटी सी है। और जब ये आफ्टर कोलिजन जब टकरा के वापस जाती है तो किस में जाती है नेगेटिव। तो इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो नेगेटिव आ रहा है। अरे है कि नहीं है? तो जब क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, तो 0.15 ये कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3.6 न्यूटन के करीब आएगा। ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड, ये आपका आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे क्या है, ये जो थर्ड लॉ है ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, द एवरी टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, एन अपोजिट डायरेक्शन, एन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, या अपन कह सकते हैं फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। देखो ये बात जो बता रखा है एनसीईआरटी में भी है, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, फोर्स ऑन ए बॉडी ए बाई बी, ठीक है, इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द बॉडी बी बाई ए। इक्वल का मतलब होता है जब अगले में जो मास है, जैसे ए में जितना मास है उतना ही बी में मास है, तो एक तरीके से वो लेगा नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि उसने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स तो लगाया था पर मास ऐसा है उसका। ठीक है, खाते पीते घर से ऐसे कह सकते हैं अपन। आप भी खाते पीते से घर से लग रहे हो मेरे को, है ना। चलिए समझो आगे क्या था। अगला क्या है ये भी समझ लेते हैं साथ साथ। देखो, देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ, द फोर्स ऑन ए बाई बी एंड द फोर्स ऑन बी बाई ए एक्ट एट द सेम इंस्टेंट। ठीक है, चलो ये जो डेरिवेशन है आपके, जैसे न्यूमेरिकल है टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स, ऐसे कह सकते हैं स्ट्राइक ए रिगिड बॉडी, ये पूरी डेरिवेशन मैंने एक अच्छे से लेक्चर में करवा रखी है आपके प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी अभी अपन ने निकाला है। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ सकते हो, कौन सी वाली चीज को सर, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, या F AB इज इक्वल टू FBA। इसको कह सकते हैं फोर्स ए ड्यू टू बी। ठीक है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, फोर्स बी ड्यू टू ए, मतलब एक M1 ये है, M2 है। जैसे कुलाम फोर्स से भी अपन इस चीज़ को अपन कह सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको अपन छोड़ेंगे तो ये इस डायरेक्शन जाएगा, तो कौन सा ऐसा फोर्स लग रहा है जो इस डायरेक्शन में इसको भेज रहा है, ये वाला फोर्स। इसके कारण क्या हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। ऐसे ही तो यहाँ पे तो नॉर्मल फोर्स है, तो सर इसको कैसे समझे, तो अपन जानते हैं जैसे F12 इज इक्वल टू माइनस F21। जैसे अपन फर्श पे ही चल रहे हैं, तो F1 एक अपन हो गया, नहीं दूसरा क्या हो गया फर्श हो गया 2। तो अपन चल रहे हैं तो फर्श को क्या करें, धकेल रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसे ही फर्श अपने को क्या कर रहा है, धकेल रहा है, तो क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, यही आपका क्या है न्यूटन थर्ड लॉ।
ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। आज के लिए इतना ही है। कल अपन क्या पढ़ेंगे, जो कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स है वो अपन फोर्स अब स्टार्ट करेंगे, जैसे फ्रिक्शन हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये सारी बात अपन करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। गणेश चतुर्थी की पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। राधे राधे।